ओके, सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ रॉक मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए थे, डेफिनेशन और जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन द फ्यूचर क्लासेस, वो टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कि रॉक क्या होता है, रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, सब कुछ कुछ। उसके बाद उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल जो टॉपिक्स लिखे थे कल की क्लास में, तो हमने एक चीज लिखी थी, फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक लिखा था। यस नो? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो यही है, फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास। लिखिएगा, टॉपिक लिखिए, फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास। फिजिको मैकेनिकल मतलब कि इसमें फिजिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से, एक रॉक कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स लाइक और हाउ इट अपीयर्स लाइक। एवरीवन जस्ट फास्ट, सही गलत डजंट मैटर, बट आंसर करिए। दिखता कैसा है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी, लाइक कलर कैसा है या ठीक है, कलर कैसा है ये हो गया, और दिखने में एक कलर दिख गया, और क्या दिखेगा हमको? कलर, स्ट्रक्चर दिखेगा, शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, दिखेगा, ठीक। साइज हाँ दिखेगा। ठीक, अभी मेरे पास ये माउस का एग्जांपल लेते हैं। चलिए लेट्स से कि ये मेरे पास एक रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक जो है इस बोर्ड की तरफ प्लेन नहीं हो सकता है ना, इसमें कुछ ना कुछ मतलब पोर्स होंगे, है ना। सरफेस या तो इवन होगी या अनइवन होगी, और नेचर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो पूरा इवन फेस पे हो, मतलब उसकी जो सरफेस है वो प्योरली इवन हो बोर्ड की तरह, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कुछ अनइवन सरफेसेस होंगी, इस बात से सब लोग एग्री करते हैं, यस नो? हाँ। तो अब समझिएगा, इसमें दो चीजें आ गई हैं। पहला एक सॉलिड पार्ट है, दूसरा कुछ वॉइड का पार्ट है, मतलब वो जो पोर्स हैं या जो गड्ढे टाइप के स्ट्रक्चर हैं, जैसे समथिंग लाइक दैट। इस यहाँ पे जैसे ये इतने उस पे प्लेन है और बीच में एक ये वॉइड है, तो ऐसा कुछ सॉलिड होता होगा। रॉक मास कुछ ऐसा ही होता होगा, जिसने देखा है अच्छी बात, नहीं देखा तो अज्यूम कर लीजिए ऐसा कुछ होता होगा। इज इट क्लियर एवरीवन, यस नो? ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रॉक मास कैसा दिखता है। ये अगर आपको पॉइंट क्लियर रहेगा तो आपका आधा रॉक मैकेनिक्स क्लियर रहेगा। ठीक है, 50% ऑफ रॉक मैकेनिक्स आपका यहीं से क्लियर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, रॉक रॉक कैसा दिखता है बस। तो अभी मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखिएगा, ये एक कोई रॉक मास है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पे क्या है, वॉइड्स हैं, ठीक है, वॉइड्स हैं, एट सम पॉइंट्स देयर आर सम वॉइड्स, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। चलिए, तो ये जो नॉर्मल वाला पार्ट है ये कौन सा हो गया आपका, सॉलिड पार्ट। ये आपका जो हो गया ये हो गया सॉलिड पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया, जो अनइवन सरफेसेस दिख रही हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स, ठीक है। जब वॉइड्स हैं तो इसमें या तो वॉइड्स खाली होंगी, ठीक है, या फिर इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल फिल होगा। दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो वॉइड्स खाली होंगी या उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल फिल होगा। वॉइड खाली है इसका मतलब क्या है, एनिवन, एयर है, ठीक। अगर उसमें कोई मटेरियल प्रेजेंट है, लेट से मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर है मतलब क्या है, उसमें वाटर है, ठीक है। या ऐसा हो भी सकता है कि वॉइड में वाटर ही प्रेजेंट हो, फिर में भी पॉसिबिलिटी कि वॉइड में मॉइस्चर ना हो के वाटर ही हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस नो? तो नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, कि एक रॉक जो है वो पोरस होगा, मतलब उसमें कुछ पोर्स होंगे, है ना, वाइड्स होंगी, पोर्स होंगे,
और उस पोर्स में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एम्प्टी होगा या तो उसमें कुछ ना कुछ फिल होगा, या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, डजेंट मैटर, बट या तो कुछ ना कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या है, एयर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस नो? ठीक, तो इस पॉइंट को थोड़ा लिखिए, देन इसको और थोड़ा आगे इलेबोरेट करते हैं। लिखिएगा, पहले तो एक सब हेडिंग लिखिए, हाउ अ रॉक लुक्स लाइक। हाउ अ रॉक लुक्स लाइक। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, अ रॉक इज अ पोरस मटेरियल, a rock is a porous material that contains some voids, that contains some voids, some voids, and composed of solid material, and composed of solid material, full stop, full stop. Now void spaces may be fully or partially, void spaces may be fully or partially filled with water, filled with water, filled with water. And if they are empty, and if they are empty, that means there are air present in the voids, there are air present in the voids, full stop. एम्प्टी के बाद भूल गया सेंटेंस, दोबारा बोलिए आप, पूरा सेंटेंस बोलिए। filled with water, or if they are empty, there are air presents in the void, there are air presents in the void, full stop। ठीक है, अभी देखते हैं, एक केस कंसीडर करिए कि अभी क्या है, वॉइड्स हमारी प्योरली एम्प्टी हैं। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज बता देता हूँ, एयर का हम लोग वेट जो है वो ना वो निग्लेक्ट करके चलते हैं। एयर में मतलब ऐसा नहीं है कि वेट नहीं होता है, वेट होता है, बट फॉर लार्जर पिक्चर हम लोग एयर का वेट निग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, जहां पे कंसीडर करना होगा वहां पे बता दूंगा अभी कि हाँ यहाँ पे हम लोग एयर का वेट कंसीडर करेंगे, बट जहां पे नहीं बता रहा हूँ कि एयर का वेट है, वहां पे ये समझ लीजिएगा एयर का वेट नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पहला कि वॉइड्स आर एम्प्टी। ठीक है, क्या है, वॉइड्स आर एम्प्टी, जब वॉइड्स पूरी पूरी खाली है तो इसका मतलब क्या है, वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट है अभी, है ना। और अब मुझे क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ रॉक लिखना है, वेट ऑफ रॉक लिखना है। तो वेट ऑफ रॉक कितना होना चाहिए, वेट ऑफ रॉक लिखना है कब, जब वॉइड्स एम्प्टी हैं, तो उस केस में वेट ऑफ रॉक कितना होना चाहिए, एनीवन, एनी आइडिया? यस, रॉक का जो वेट होगा वही होगा बस। वेट ऑफ सॉलिड, जो इसमें सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है उसका, बिकॉज की वॉइड्स खाली हैं, वॉइड्स में कुछ नहीं है, तो वॉइड्स की वजह से कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं एक्ट करेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड मटेरियल है इसका वेट और रॉक का वेट दोनों इक्वल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर सबको, यस नो? चलिए ठीक इसी इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिखूं, मतलब या वॉल्यूम ऑफ रॉक क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ रॉक क्या लिखूंगा, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दें। वो तो वॉइड का वॉल्यूम आएगा ना, टोटल में से सॉलिड को माइनस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक पॉइंट अभी थोड़ा सा क्लियर करते हैं,
हम लोग वॉल्यूम जो है वो मेजर कैसे करते हैं? रॉक का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास एक जो तरीका है वो क्या होता है कि हम ना रॉक को किसी एक लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, और जो मतलब सबमर्ज करने के बाद जो जितना भी उसमें लिक्विड का जो लेवल राइज होता है वो होता है हमारा रॉक का वॉल्यूम। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे ये एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में अगर मुझे किसका मान लो इस मार्कर का वॉल्यूम मेजर करना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस ग्लास में इसको सबमर्ज कर दूंगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब ये पूरा सबमर्ज हो जाएगा तो उसकी वजह से लेवल में कुछ राइज होगा ना। मान लो ग्लास पहले कुछ 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, फिर उसके बाद वो राइज होकर 13 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो वो जो 3 सेंटीमीटर का राइज आया है उसमें, अब वो ये ग्लास क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट मुझे पता चल गई है, आर मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर एच से ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, मार्कर की वजह से। ठीक है, तो मार्कर का वॉल्यूम 13 लेंगे या 3 लेंगे? H3 लेंगे भाई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम किसका है, इस मार्कर का वॉल्यूम है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? सिमिलरली रॉक में भी ऐसा ही करते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? हाँ। अच्छा, अभी देखिए, जब वॉइड्स में कुछ नहीं है तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वजह से डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये वॉल्यूम हो जाएगा इक्वल। बट एक कंडीशन अभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एयर अपना कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट कर, मतलब एयर का कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है तो उसको भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दैट केस हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर भी इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, अगर एयर का कुछ क्योंकि वॉइड्स में कुछ नहीं है इसका मतलब एयर है, और एयर का अगर सर्टेन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है या एयर का कुछ वॉल्यूम है जो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो फॉर दैट रीजन हम लोग एयर का वॉल्यूम भी यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? समझ में आया तो हाँ बोलिए। कंसीडर नहीं करेंगे, देखिए, एयर का वेट हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। बिकॉज कि होगा क्या, जब वो अमाउंट ऑफ एयर जो है सबमर्ज करेंगे, है ना, जो वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है वो आप वाटर में सबमर्ज करेंगे तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ तो वाटर डिस्प्लेस होगा ना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? हाँ। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है अभी, वेट और वॉल्यूम। हाँ। ठीक, अब मान लेते हैं देयर इज वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। ठीक है, सेकंड केस क्या है, वाटर इन वॉइड, कुछ वाटर प्रेजेंट है वॉइड में। अब जो वेट ऑफ सॉलिड होगा या वेट ऑफ रॉक होगा वो कितना होना चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए रॉक का, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक तीसरी टर्म भी आएगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर, अगर वो पार्शली फील्ड है तो। ठीक है, मतलब उसमें वॉइड में आधे में वाटर प्रेजेंट है आधे में एयर प्रेजेंट है, तो हम लोग एक वॉल्यूम ऑफ एयर भी लेके चलेंगे। ठीक है, अगर पूरा फील्ड है, मतलब जो वॉइड है वो हमारा कंप्लीटली फील्ड है, यानी कि हमारा रॉक जो है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड है, उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? पार्शियली सैचुरेटेड में एयर भी आएगा, फुल्ली सैचुरेटेड में सिर्फ वाटर। सही जवाब। ठीक। इसको अगर एक तरीके से और मान लीजिए मैं एक दूसरे तरीके से भी लिखना चाहूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकता हूँ।
इसको भी यही लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब वॉइड में एयर प्रेजेंट है तो उसमें एयर का वॉल्यूम आ जाएगा, सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? है चीज, हाँ 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 है चीज वही, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही है टोटल वॉल्यूम जो है रॉक का, ये यही होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड में हमको क्या चीज कंसीडर करना है, ये मैटर कर रहा है ना। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर, एयर प्रेजेंट है तो एयर, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को लेंगे। ठीक है, अब फुल्ली सेचुरेटेड के केस में क्या होगा, वो वेट भी यही रहेगा। फुल्ली सेचुरेटेड है मतलब क्या है कि कंप्लीटली फील्ड है वाटर, तो वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर पार्शली सेचुरेटेड है तो वेट ऑफ वाटर थोड़ा घट जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? या लिखना पड़ेगा वो तीसरा वाला अलग से केस? कौन सा? देखिए ये मैंने क्या लिखा, वाटर इन वॉइड। अब वाटर इन वॉइड में दो कंडीशन है ना, या तो पार्शली सेचुरेटेड होगा या फिर फुल्ली सेचुरेटेड होगा। पार्शली सेचुरेटेड मतलब क्या, आधा भरा हुआ है वॉइड, और फुल्ली सेचुरेटेड मतलब क्या, पूरा भरा हुआ है वॉइड वाटर्स के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर पार्शली सेचुरेटेड है तो वाटर का वेट जो है वो थोड़ा कम होगा, फुल्ली सेचुरेटेड तो वाटर वेट थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पे सिमिलरली वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंज आता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर एक केस में होगा दूसरे केस में नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ आगे चलें। हाँ चलिए ठीक। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, दैट इज वॉइड रेशियो। वॉइड से रिलेटेड एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, वॉइड रेशियो। ठीक है, क्या होता है वॉइड रेशियो? यस, एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज वॉइड रेशियो? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, हाँ तो इसमें लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of volume of void to the volume of solid. It is defined as the ratio of volume of void to the volume of solid, यानी कि जो void का वॉल्यूम है और जो solid का वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो लेंगे तो ये क्या कहलाता है, void रेशियो। ठीक है, क्या कहलाएगा, void रेशियो। वॉइड रेशियो को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो स्मॉल v से या फिर स्मॉल e से। ठीक है, दोनों चीज से डिनोट किया जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। सो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, इसको अगर हमको इसके टर्म्स में लिखना हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म्स में, क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग एक और उसमें क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये लिखा जा सकता है ना। टोटल में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा ना। यस नो? देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि दो चीज हैं, सॉलिड है और वॉइड है, तो टोटल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ना, तो ये वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? समझ में आया तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। आगे आगे ठीक, चलिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड आप लोगों ने एक
जो मैं बोल रहा था पोरस रॉक होता है ना, रॉक जो होता है वो पोरस पोरस होता है। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म और सुना होगा आप लोगों ने, पोरोसिटी। यस नो? पोरोसिटी सुना है सबने? यस नो? हाँ। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए पोरोसिटी। पोरोसिटी पोरोसिटी में लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of volume of void to the total volume, ratio of void ratio of volume of void to the total volume, ठीक है। पोरोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल पी से, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको थोड़ा रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? ठीक, अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, क्या? ये वॉइड रेशियो, ये दूसरी चीज है क्या? पोरोसिटी। इन दोनों को थोड़ा सा आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हो भी जाएगा, बिकॉज कि दोनों में एक टर्म कॉमन है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और एक दूसरी टर्म जो है उसको एक उसके टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज कि हमको रिलेशन पता है इनका। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, तो कुछ तो रिलेट होता होगा ना। तो एक काम करते हैं, ये फार्मूला जो लिखा है, ये वाला फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है इसमें क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करिए। तो ये फार्मूला कैसा दिखेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस v बाय v माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसा दिखेगा। तो अगर आप देखें वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है? पोरोसिटी। और ये ये v से v तो कट जाएगा, टोटल वॉल्यूम 1 हो गया, ये अगेन पोरोसिटी हो गया, है ना। तो नाउ हमारे पास नया फॉर्मूला क्या निकल के आया वॉइड रेशियो का? E इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस P इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी, ठीक है। अगर मुझे पोरोसिटी पता है तो वॉइड रेशियो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया है वॉइड रेशियो का इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी, P अपॉन 1 माइनस P, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आया भाई? ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अगर पूरे में डिवाइड कर दूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कट गया, 1 बचा, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? अगेन वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूला कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये एक दूसरे से कट गए, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, 1 हो गया यहाँ पे। और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या कहलाता है? वॉइड रेशियो। तो ये क्या हो गया? E अपॉन E प्लस 1 इक्वल टू P, यानी कि पोरोसिटी का एक हमारे पास नया फॉर्मूला आया, क्या? वॉइड इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, E अपॉन 1 प्लस E। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताएं। चलें आगे।
आगे चला जाए, हाँ। चलिए नेक्स्ट टर्म लिखिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन? एनीवन, एनी आइडिया? कितना मॉइस्चर है या वाटर, मतलब कितना मॉइस्चर है या फिर वाटर है? अच्छा, मॉइस्चर मतलब सेचुरेशन है तो। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर टाइप का है, मेरे यहाँ पे ना बोर्ड में थोड़ा जगह कम रहता है, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट लिखूं, बट आप लोग ना नोट्स जो है ये डेरिवेशन वाले जो है ना थोड़े प्रॉपर लेके चलिएगा, है ना। उसमें हौच पौच मत करिएगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जैसा बताया जा रहा है वैसा उसको सिस्टमेटिक लिखते चलिएगा। बिकॉज कि अगर आपने एक भी डेरिवेशन कहीं से मिस किया तो समझ लीजिएगा फिर वो उसके आगे वाली कहानी वहीं से गायब हो जाएगी, ठीक है। आपको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर दैट रीजन इसके नोट्स जो है ना वो थोड़े अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ये दो वर्ड्स तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या एक पार्शियली सेचुरेटेड, दूसरा फुल्ली सेचुरेटेड और तीसरा ड्राई, तो इनसे मतलब क्या है? पार्शियली सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ? एयर प्लस वाटर। एयर प्लस वाटर। फुल्ली सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ? ओनली वाटर। ओनली वाटर, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ड्राई। ड्राई का मतलब क्या हुआ? ओनली एयर। तो ये कोई जो है रॉक मास जो है वो पार्शियली सेचुरेटेड है, फुल्ली सेचुरेटेड है या ड्राई है, ये हम किस बेसिस पे बोल पा रहे हैं? किस बेसिस पे बोल के पा? वॉइड्स में हम्म जो रॉक मास है उसके वॉइड्स में हम्म क्या फिल है उसके बेसिस पे। क्या फिल है उसके बेसिस पे। तो क्या फिल है, मान ले फॉर एग्जांपल वाटर फिल है, ठीक है। तो वाटर अगर फिल है तो उसमें क्या, उसका क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, मास या वॉल्यूम? दोनों। कैसे? अभी तो फॉर्मूला लिखे ना। मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये बताओ बस। सुबह ही तो बताए थे, वेट डिवाइडेड बाय जी। जो वाटर फिल है वॉइड में, वेट डिवाइडेड बाय जी, वो तो ओवरऑल इन जनरल बात हो गई। जो वॉइड में वो वाटर प्रेजेंट है उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? वॉइड में जो वाटर प्रेजेंट है, हम्म पता नहीं। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज कि देखिए मास कैलकुलेट करना बहुत टफ चीज है बजाय कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना। मास ऐसा नहीं कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बट ये है कि मास थोड़ा टेक्निकल वो हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। बट वॉल्यूम तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है ना, बिकॉज कि जितना अमाउंट ऑफ, हमको अगर वॉइड का वॉल्यूम पता है तो उसमें कितना वाटर फिल है ये हमको पता चल जाएगा। अगर मान लो कंप्लीटली फिल्ड है तो इक्वल हो गए दोनों। अगर कोई भी ड्राई वाली कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि जीरो हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब जो, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो जीरो हो गया ड्राई वाली कंडीशन में। फुल्ली सेचुरेटेड वाले में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों इक्वल है। जो पार्शियली सेचुरेटेड वाली कहानी है वहां पे थोड़ा सा है गेम की, उसमें थोड़ा सा हम टफ हो जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या तो उसको रॉक से पूरा पानी बाहर निकालो उसके बाद कैलकुलेट करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो होगा, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना इजी है बजाय कि मास। तो ये ध्यान रखिए, वॉल्यूम
अब इसको थोड़ा सा रिलेट भी करते हैं ना। एक केस में क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोग बोल रहे हैं 0 है, मान लो हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या होगा, देखिए जो भी पानी आएगा वो तो वॉइड में ही आएगा, ये तो फॉर श्योर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इसको 0 होना पड़ेगा ना, देखिए वॉइड का वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता है फॉर श्योर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ऐसा समझो कि जो भी कहानी होनी है वो होनी तो वॉइड में ही है, ठीक है। ऐसा समझो ये एक ग्लास है, ठीक है, इसी ग्लास में पानी जो भी आना है इस ग्लास में आना है। अब इस ग्लास का वॉल्यूम तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इस ग्लास में जो पानी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम या तो 0 होगा या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास होगा, दो कंडीशंस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस नो? दो कंडीशंस होंगी ना, या तो अगर पानी नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होगा, बट वॉल्यूम ऑफ ग्लास कभी 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ ग्लास 0 कर सकते हो? अगर जब तक ग्लास एग्जिस्ट करेगा तब तक वॉल्यूम ऑफ ग्लास 0 नहीं होगा, ठीक है। बट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास ये 0 हो सकता है ना। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ड्राई वाली कंडीशन, ठीक है, जहां पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0। क्लियर? बिकॉज कि मैंने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ का, जो वॉइड में प्रेजेंट है उसी का ना लेंगे, बाकी तो कहीं हम लोग पानी का कितना भी उससे हम क्या मतलब है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है कि नहीं? इसको लिखे कैसे, मतलब क्या लिखेंगे उस पर, आप आ रहे हैं अभी लिखने वाले पे मत परेशान होइए, कहानी क्लियर हो रही है नहीं ये बताइए। दूसरा वाला केस क्या है, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल हो जाए वॉल्यूम ऑफ वॉइड के, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये दोनों इक्वल हो गए, इस केस में 1 होगा, ठीक है। तो अब लिखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of volume of water present in the void, volume of water present in the void to the to the volume of void, to the volume of void, full stop, to the volume of void, full stop। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। कई बार कई बुक्स में कैपिटल एस भी कर देते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही हो, बट ध्यान में रखिएगा जनरली स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जब इतनी कहानी क्लियर है तो एक स्टार पॉइंट ज्ञान की बात लिखेंगे, लिखिए ज्ञान की बात, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, porosity and degree of saturation are commonly expressed in percentage, are commonly expressed in percentage, while the void ratio, while the void ratio is in decimal number, is in decimal number, ठीक है। void ratio, no? void ratio is in decimal number, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, एनीवन, एनी डाउट? जल्दी बताइए भाई। अच्छा जब इसको हमको परसेंटेज में लिखना है तो उसके लिए एक इंटू 100 तो करना पड़ेगा ना। जब वॉइड रेशियो, सॉरी इसको डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हमें उसमें लिखना है तो एक इंटू 100 करना पड़ेगा ना। क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक, तो एक इंटू 100 भी लिख लीजिए। फॉर्मूला भी लिखे ही नहीं है। और तो ये लिखिए ना, एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी वी इंटू
100। S equals to ठीक है, हो गया। चलें आगे। चलिए ठीक। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिएगा, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट, एनीवन, एनी आइडिया? यस, बताइए क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट? वही वाटर कितना है। वाटर कितना है? 79 है, 73 है, क्या 79% है सर? रॉक में जिसका भी मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे तो जिसका भी मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे उसका। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ भाई, आप कोई जानकारी? इसमें शायद वेट और ड्राई मतलब वो करते हैं। वेट और ड्राई, थोड़ा एक्सप्लेन करिए अपने पॉइंट को, इलेबोरेट करिए थोड़ा सा। अच्छे से नहीं क्लियर है, थोड़ा थोड़ा मतलब। हाँ, मतलब जो भी आता है, देखिए सही गलत मैटर नहीं कर रहा है। अभी आप लोग सीख रहे हैं ना, तो फॉर दैट रीजन अभी सही गलत मैटर नहीं कर रहा। जो आता है वो बता दो, तो मुझे पता चल जाएगा ना थोड़ा सा कि कहाँ पे फॉल्ट है, तो उसको हम मैं सुधार लूंगा। वेट का वेट और ड्राई वेट। वेट का वेट या फिर ड्राई वेट, ठीक है, मतलब कुछ तो है, बट हाँ आसपास अभी थोड़ा दूर हो, लेकिन इसको लिखिएगा। याद ही नहीं है। ठीक है, कोई बात। इसको लिखिएगा थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ा समझते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the ratio of weight of water. It can be defined as the ratio of weight of water, the ratio of weight of water to the weight of solid, to the weight of solid, full stop, full stop. It is also called as, it is also called as water content. It is also called as water content, full stop। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, क्या? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन में हमने क्या देखा था? वॉल्यूम वाटर का, है ना? जो वॉल्यूम था वाटर का, उससे रिलेटेड हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी। बट यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? वेट ऑफ वाटर। जो भी जो हमारे रॉक मास में वाटर प्रेजेंट है, उसका वेट कितना है। ठीक है, इसको मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। ठीक है, इसका क्या है? ये रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड, प्रेजेंट इन द रॉक टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यही है, यही बोला था ना, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये इसी का रेशियो। ठीक, तो इसको लिखिएगा मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें दी गई है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात की जा रही है। अगर, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमेशा किसमें दिया, मोस्ट ऑफ द केसेस में किसमें दिया रहेगा? परसेंटेज में। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया रहेगा परसेंटेज में। और वाटर कंटेंट जो है या मॉइस्चर कंटेंट जो है, ये आपको डेसिमल नंबर में दिया रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? हाँ। अच्छा, अब वेट ऑफ वाटर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
उसको देखिएगा ध्यान से। यहां से वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? चलिए ठीक। इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट टर्म पे। इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। इनका भी बस जस्ट थोड़ी देर बाद दोबारा यूज करेंगे, तब इन सबको अच्छे से ना आपस में रिलेट करेंगे। अभी तो सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म्स पढ़े ले रहे हैं, क्या होता है ये समझ ले रहे हैं, फिर इनका यूज करेंगे अपन एप्लीकेशन पार्ट, है ना। तो नेक्स्ट टर्म आप लोगों ने एक सुनी होगी, डेंसिटी। सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेरी गुड। सो इट कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिखिएगा डेंसिटी, डेंसिटी हेडिंग है, इसके अंदर सबसे पहला लिखिए बल्क डेंसिटी। डेंसिटी एक नॉर्मल हेडिंग है, उसके अंदर लिखिए बल्क डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, सिंपली रो से, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखिएगा बल्क डेंसिटी का। बल्क डेंसिटी का डेफिनेशन लिखिएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोरस मटेरियल, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोरस मटेरियल, यानी जो हमारा रॉक है पोरस मटेरियल, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बल्क डेंसिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? रो इक्वल टू लिख लीजिए m बाय वी, m मास हो गया और v वॉल्यूम हो गया, तो m से मास और v से वॉल्यूम, ये लिख लीजिए रो इक्वल टू m बाय v, ठीक है। दूसरा लिखिए ग्रेन डेंसिटी, दूसरा लिखिए ग्रेन डेंसिटी। ग्रेन डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो एस से, रो के नीचे एक सफिक्स में एस लिखिएगा, रो एस के स्मॉल वाला, है ना, रो एस। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the mass of solid, it can be defined as the mass of solid per unit volume of solid, mass of solid per unit volume of solid, mass of solid per unit volume of solid, full stop, full stop, ठीक है। तो रो एस इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड यानी कि एम एस, कैपिटल एम और उसके सफिक्स में स्मॉल एस, एम एस, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया वी एस। सो रो एस इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, रो एस इक्वल टू क्या हो गया एम एस अपॉन वी एस, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक। नेक्स्ट लिखिए ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी इसमें लिखिएगा मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो डी से, रो डी स्मॉल वाला डी लिखिएगा, रो के नीचे सफिक्स में स्मॉल डी, ठीक है। तो इसमें लिखेगा मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, फुल स्टॉप।
मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो डी क्या डिफाइंड हुआ यहाँ से, रो डी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड यानी ms, और यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है ना, मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये ms अपॉन v हो गया। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? ये पॉइंट क्लियर है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमने लिखा क्या, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट है ना, और कुछ और मतलब सॉलिड भी प्रेजेंट है, यही हो रहा है। मतलब वहां पे वाटर भी प्रेजेंट है और सॉलिड भी प्रेजेंट है, बिकॉज कि हमने क्या लिखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो भी होगा वहां पे वाटर सॉलिड जो जो भी होगा उसका पूरे का मास लेना है और पूरे का वॉल्यूम लेना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? पॉइंट क्लियर कि जो हमारे पास रॉक मास है उसका हमको पूरे का मास लेना है और पूरे का वॉल्यूम लेना है, ठीक है, उसमें हमको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। दूसरा है ग्रेन डेंसिटी। ग्रेन डेंसिटी में हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें सॉलिड पार्ट को लेना है, वॉइड वाला पार्ट जितना भी है उसको इग्नोर कर देना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। तीसरा वाला हमने क्या लिखा, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का मतलब क्या है समझ रहे हैं कि वॉइड जो है वो खाली है, वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एयर है, ठीक है, वो ड्राई है, तो वहां पे क्या होगा, मास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वजह से होगा। एयर का वेट अपन निग्लेक्ट करते हैं तो एयर का मास भी निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एयर का मास हमने निग्लेक्ट कर दिया है, तो अब मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सॉलिड की वजह से है, बट वॉल्यूम जो है वो थ्रू आउट होगा, बिकॉज की एयर का वॉल्यूम निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? हाँ। ठीक, वेरी गुड। तो ये जब पूरी कहानी क्लियर है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, या मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कोई नहीं बोलेगा कि सेम एज डेंसिटी, क्योंकि अगर सेम एज डेंसिटी होता तो मैं पढ़ाता नहीं, छोड़ देता फिर तुम्हें। मतलब दो अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ और दो अलग अलग टॉपिक्स लिखवाए हैं, इसका मतलब ये तो है कि दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं, मतलब थोड़ा आसपास है बट वहां पे नहीं पहुंच, जहां तक पहुंचना चाहिए। चलिए और कोई? एनीवन एल्स? ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से, जैसे कैपिटल में जी लिखते हैं, स्मॉल में एस। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको लिखिएगा it is defined as it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of grain density of solid. It is defined as the ratio of grain density of solid, grain density of solid to the density of water, to the density of water, ठीक है, क्या डिफाइन किया, ग्रेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ग्रेन डेंसिटी को हमने रोएस से ही रिप्रेजेंट किया था ना, ऊपर वाले में देखिए, अभी डेंसिटी जब हमने पढ़ा है हमने ग्रेन डेंसिटी को रोएस से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी रोएस लिखा हुआ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस नो?
समझ में आ गया? हाँ। चलिए ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। सब लोग स्वाहा बोलेंगे और बाकी क्लास कल कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ गुड नाइट।